प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, मैं पूजा शर्मा, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण का भाग 1। तो सबसे पहले अब हम यह देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पहले से क्या जानते हैं। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लेकर जाया जाता है तो क्या होता है, या जब लौह चूर्ण को चुंबक के आसपास बिखेरा जाता है तो क्या होता है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो वो हमेशा नीचे की ओर क्यों गिरती है। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता है। तो अब हम देखते हैं कि आज इस अध्याय के इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सात्विक नियम, गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में वस्तुओं की गति, द्रव्यमान और भार, और चंद्रमा पर वस्तुओं के भार का परिकलन। तो आइए बच्चों, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अब हम एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। बच्चों, दैनिक जीवन में जब हम खेलते हैं, बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो हम केवल ऊपर की तरफ बल लगाकर बॉल को फेंकते हैं, लेकिन हमारी वह बॉल नीचे ग्राउंड पर वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए कोई और उदाहरण देखते हैं। फल जब वृक्ष से पककर नीचे की तरफ गिरते हैं तो हमेशा पृथ्वी की तरफ ही, नीचे की तरफ ही क्यों आते हैं, हवा में क्यों नहीं जाते? या किसी जगह से जल हमेशा नीचे की ओर ही क्यों गिरता है? इन सभी घटनाओं का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, या जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि पृथ्वी सभी चीज़ों पर एक आकर्षण बल लगा रही है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी में क्षमता है कि वह प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। कोई भी चीज़ अगर हम बल लगाकर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है वह इसी बल के कारण घूम रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ की वृत्ताकार गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिसे हम अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यह एक केंद्रीय बल है, केंद्र की ओर लगने वाला बल है। तो इस समय हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करके पृथ्वी को वृत्ताकार गति देता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा को वृत्ताकार गति देकर पृथ्वी के चारों ओर घुमा रहा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं यह अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, वृत्ताकार गति किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ में घूमने की प्रवृत्ति है। जब कोई वस्तु एक निश्चित चाल के साथ एक वृत्ताकार पथ में गति करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के बदलने से वेग बदलता है और त्वरण उत्पन्न होता है। जिस बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है और जो बल वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल सदैव केंद्र की ओर लगता है, और इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, जिसे हम F = ma समीकरण के द्वारा मापते हैं।
जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसके ऊपर भी अभिकेंद्र बल ज़्यादा लगता है, और जितना ज़्यादा किसी वस्तु के ऊपर अभिकेंद्र बल लगता है वह वस्तु उतनी ही तीव्रता से गति करती है। बच्चों, अगर कोई वस्तु किसी छोटी त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उस पर अभिकेंद्र बल ज़्यादा लगता है, क्योंकि वस्तु की दिशा वृत्ताकार पथ में तीव्रता से बदल रही है। इसका अर्थ है कि अभिकेंद्र बल का परिमाण वस्तु की चाल, द्रव्यमान और उस वृत्त की त्रिज्या जिसके चारों ओर वह घूम रही है पर निर्भर करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू mv² बाय r। यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा हम अभिकेंद्र बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग और r उस वृत्त की त्रिज्या है जिस पर वह वस्तु गति कर रही है। आइए बच्चों, अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है, लेकिन यह अभिकेंद्र बल आया कहाँ से? अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण के कारण लगता है। यदि यह बल न होता तो चंद्रमा वृत्ताकार पथ में न चलकर एक समान गति के साथ एक सरल रेखीय पथ पर चलता रहता। चलिए बच्चों, अब हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो ऐसी दो वस्तुओं के बीच में लगता है जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है और वह वस्तुएं किसी निश्चित दूरी पर हैं। बच्चों, हमने पहले भी सेब का उदाहरण लिया। क्या सेब पृथ्वी की ओर गति करता है या दोनों एक दूसरे की ओर गति करते हैं? यहाँ एक बात स्पष्ट है कि दोनों, सेब और पृथ्वी, एक दूसरे के ऊपर अपने विरोधी को खींचने के लिए एक समान आकर्षण बल लगाते हैं, क्योंकि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर बच्चों, अब दोनों के ऊपर जब एक समान बल लग रहा है तो दोनों में से कौन ज़्यादा त्वरित होगा? तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणन के बराबर होता है, जिसे हम F इज इक्वल्स टू ma के द्वारा निकालते हैं। इस सूत्र से यदि हम a त्वरण निकालें तो a इज इक्वल्स टू होगा F बटा m, F बाय m। तो किसी दिए गए बल के लिए त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका त्वरण उतना ही कम होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान सेब के द्रव्यमान से तो बहुत अधिक है। सेब का द्रव्यमान पृथ्वी से कम होने के कारण सेब पृथ्वी की ओर त्वरित होता है। इन सब को पढ़ने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में जानते हैं। मान लीजिए अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B एक दूसरे से d दूरी पर हैं। बच्चों, दोनों वस्तुएं A और B के बीच की दूरी इनके केंद्रों से मापी जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो दो वस्तुएं हमने ली हैं उनके बीच की दूरी वस्तुओं के बीच की नहीं बल्कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी है।
मान लीजिए वस्तु A का द्रव्यमान है कैपिटल M और B का द्रव्यमान है स्मॉल m। वस्तु A का आकार वस्तु B के आकार से बहुत बड़ा है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि F समानुपाती कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और यह बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपात का चिन्ह बटा 1/d²। यह बल सदैव ही उन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। इन दोनों सूत्रों से बच्चों हमें एक सूत्र प्राप्त होता है और वह है F समानुपात का चिन्ह कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटा d²। इसलिए अगर वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणनफल बढ़ता जाएगा तो बल भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो बल कम होता जाएगा। बच्चों, इस सूत्र में हमें अनुपात के निशान को हटाने के लिए एक आनुपातिकता स्थिरांक कैपिटल G का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर कैपिटल G आनुपातिकता स्थिरांक है और यह सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है। इस समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम प्राप्त करते हैं F गुणा d² इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m। यहाँ से G की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं सूत्र बन जाता है F d² बटा M इंटू स्मॉल m। बच्चों, हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके इस कैपिटल G यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात किया था। इस G का वर्तमान मान्य मान है 6.673 गुणा 10 की पावर -11 यानी कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और बल, दूरी और द्रव्यमान की इकाई का उपयोग करके हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि कैपिटल G की SI मात्रक निकाल सकते हैं और इसका SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलिए बच्चों, अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व को जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। इसी बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी इसी बल का परिणाम है और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा का आना भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं मुक्त पतन क्या होता है। हम जानते हैं जब भी कोई वस्तु किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी वस्तु के ऊपर लगाती है। मान लीजिए आपने एक समान आकार का एक पत्थर और एक रुई की गेंद किसी निश्चित ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ी हैं, तो दोनों में से पृथ्वी पर पहले कौन सी वस्तु पहुंचेगी? जी हाँ, हम देखते हैं कि पत्थर
पृथ्वी की सतह पर रुई की गेंद से पहले गिर जाता है। इसलिए बच्चों, इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि भारी वस्तुएं जल्दी पृथ्वी तक पहुंचती हैं और हल्की वस्तुएं बाद में। इसका अर्थ हुआ कि भारी वस्तुएं अधिक त्वरण के साथ गति करती हैं। लेकिन गैलीलियो ने कहा था कि सभी वस्तुएं, चाहे वो हल्की हों या भारी, बराबर चाल से पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो बच्चों, फिर रुई और पत्थर अलग अलग समय पर पृथ्वी पर क्यों पहुंचे? इसको समझाने के लिए गैलीलियो ने बताया कि हल्की वस्तुएं वायु के प्रतिरोध के कारण कम गति से चलती हैं। कुछ समय बाद रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया। रॉबर्ट बॉयल ने एक बोतल में एक सिक्का और एक पंख डालकर एक वैक्यूम पंप के द्वारा उस बोतल की हवा निकाल दी और वहां अंतरिक्ष वाला माध्यम बनाया। रॉबर्ट बॉयल ने देखा कि यदि इस बोतल को उल्टा कर दें तो सिक्का और पंख एक ही चाल के साथ एक ही समय पर बोतल की सतह तक आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यह परिणाम निकाला कि जब भी वस्तुएं किसी ऊंचाई से मुक्त रूप में पृथ्वी की ओर गिरती हैं तो वह एक समान चाल से एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यह उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वायु के प्रतिरोध के कारण कुछ वस्तुएं जल्दी और कुछ लेट आती हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा गुरुत्वीय त्वरण संबंधित है। तो आइए अब हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानते हैं। जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो गिरती हुई वस्तु की दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग में परिवर्तन होता है। क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए त्वरण उत्पन्न होता है और यह त्वरण पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण होता है। इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। बच्चों, इसे हम स्मॉल g के साथ दर्शाते हैं। स्मॉल g का मान पृथ्वी के ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर अलग अलग होता है। इसका मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और गहराई तक भी अलग अलग होता है। बच्चों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि g का मान चंद्रमा और पृथ्वी पर भी अलग अलग है। पृथ्वी पर स्मॉल g का मान चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा है। गुरुत्वीय त्वरण की इकाई वही है जो साधारण त्वरण की होती है, अर्थात मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए बच्चों, g के मान की गणना के बारे में हम सीखते हैं। गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल का मान है F = ma। अब क्योंकि यहाँ वस्तु पृथ्वी के बल के कारण नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ त्वरण गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, तो a की जगह यहाँ हम g का इस्तेमाल करेंगे, तो F = हो जाएगा mg। गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार F = कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा d²। यहाँ कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान है, स्मॉल d पृथ्वी तथा वस्तु के बीच की दूरी है। मान लीजिए कि वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, तो पृथ्वी तथा वस्तु के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तो यहाँ समीकरण में
d के स्थान पर r डालने पर हमारा सूत्र होगा F इज इक्वल्स टू g m इंटू m बाय आर स्क्वायर। F की जगह m g रखने पर m स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो स्मॉल g की वैल्यू निकली स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय कैपिटल R स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान को निकालने के लिए कैपिटल G कैपिटल M और कैपिटल R का मान हम इसमें भरेंगे, यानी कि सात्विक गुरुत्वीय स्थिरांक की वैल्यू, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। कैपिटल G की वैल्यू हम लेते हैं 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या R का मान है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इन्हें इस फॉर्मूला में रखने पर स्मॉल g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें प्राप्त होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों, हमने देखा कि पृथ्वी पर g का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस प्रकार पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में ज़्यादा होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए हम पृथ्वी की सतह पर या इसके पास g के मान की गणना स्थिर मानते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के निकट g का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरणों में त्वरण a के स्थान पर g रखने पर भी ये सभी समीकरण मान्य रहेंगे। गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यह बदल जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। गति का दूसरा समीकरण है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और यह बदल जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as और ये बदल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। बच्चों, यहाँ u और v किसी वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम वेग है तथा s वस्तु के द्वारा t समय में तय की गई दूरी है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो हम इसे धनात्मक लेते हैं और त्वरण a ऋणात्मक लिया जाएगा जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में पृथ्वी पर आ गिरती है, तो पृथ्वी पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी? यहाँ परिकलन में सरलता के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। दिया गया है समय स्मॉल t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड,
प्रारंभिक वेग है वस्तु का स्मॉल u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब वस्तु कगार से गिरने लगी है तो वहां पर वो स्थिर अवस्था में थी। और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि कार धरती की तरफ आ रही है, अर्थात त्वरण गति की दिशा में लग रहा है, तो यहाँ हम g का मान 10 धनात्मक लेंगे। तो कार की चाल निकालने के लिए गति का समीकरण लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। यहाँ सभी वैल्यूज़ डालने पर v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू 0.5, तो v का मान निकलता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात धरती पर टकराते समय कार की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड होगी। इसी तरह एक दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। यदि हम कहें कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यहाँ क्योंकि त्वरण ऊपर की ओर लग रहा है, गति की दिशा के विपरीत लग रहा है, तो यहाँ हम g का मान, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान नेगेटिव या ऋणात्मक लेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा हम किस प्रकार से वस्तुओं की चाल, उनके द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं द्रव्यमान और भार में संबंध। बच्चों, हम सोचते हैं कि द्रव्यमान और भार दोनों ही समान इकाइयां हैं। क्या ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत ही आसान तरीके से आइए इनके बीच के अंतर को समझें। वस्तु में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। अब हम दो स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक स्थिति में एक वस्तु पृथ्वी पर है और दूसरी स्थिति में वही वस्तु चंद्रमा पर है। क्या दोनों ही स्थितियों में वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग होगा? इसका जवाब जानने के लिए एक और प्रश्न पूछती हूँ। क्या दोनों ही स्थितियों में वस्तु में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा बराबर है? जी हाँ, इससे हम ये परिणाम निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है, चाहे वो वस्तु चंद्रमा पर हो या अंतरिक्ष में। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाने पर द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम। बच्चों, हम यह भी पढ़ चुके हैं कि वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा के बारे में बताता है, लेकिन भार वह बल है जिसके कारण वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। अर्थात वस्तु एवं पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार है। इसका अर्थ है, हम भार को इस सूत्र के द्वारा दिखाते हैं, W इज इक्वल टू mg। बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर निर्भर करता है। आपको पता ही है, चंद्रमा और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग है। पृथ्वी पर g का मान चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा है। तो बच्चों, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होने के कारण इन स्थानों पर वस्तु का भार भी अलग अलग हो जाएगा। तो इससे हम ये परिणाम निकाल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक जगह पर बराबर होता है, लेकिन उस वस्तु का भार जगह के साथ बदल जाता है। आइए बच्चों, अब हम किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हमने सीखा कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, तो चंद्रमा वस्तुओं पर
कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और चंद्रमा पर इसका भार है w। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M स्मॉल m तथा त्रिज्या कैपिटल R m है, तो गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm होगा कैपिटल G mm इंटू स्मॉल m बाय Rm स्क्वायर। यदि हम माने कि पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान We है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या कैपिटल R ली जाए, तो गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम के अनुसार पृथ्वी पर वस्तु का भार होगा We इज इक्वल टू कैपिटल G m इंटू स्मॉल m बाय R स्क्वायर। इन समीकरणों में पृथ्वी व चंद्रमा के द्रव्यमानों व त्रिज्याओं के वास्तविक मान रखने पर हमें प्राप्त होता है Wm बाय We इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1/6। तो इस प्रकार किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा 1/6। वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा पृथ्वी पर चंद्रमा के भार बटा 6, अर्थात किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? तो क्योंकि हमें ज्ञात है चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर है पृथ्वी पर वस्तु का भार बटा 6, तो यहाँ ये वैल्यूज़ डालने पर Wm इज इक्वल्स टू 10/6 न्यूटन और जिसका मान निकलता है 1.67 न्यूटन, 1.67 न्यूटन। अतः चंद्रमा की सतह पर इस वस्तु का भार होगा 1.67 न्यूटन। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा। दोहराई, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी की तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। इसका मान ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ भी घटता जाता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर में क्योंकि हमने गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर भार, इन सब के बारे में जान लिया है, तो चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनके उत्तर आते होंगे। प्रश्न 1, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? ऑप्शन है घर्षण बल, अभिकेंद्र बल या प्रणोद। जी हाँ, सही उत्तर है अभिकेंद्र बल। प्रश्न 2, किसी वस्तु व पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार है, यह सही है या गलत? जी बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है। किसी वस्तु व पृथ्वी का आकर्षण बल उस वस्तु का भार होता है। प्रश्न 3, ऊपर की तरफ फेंकी गई गेंद पर लगने वाला त्वरण किस प्रकार का होगा? धनात्मक या ऋणात्मक? जी हाँ बच्चों, त्वरण ऋणात्मक होगा क्योंकि वस्तु की गति की दिशा गुरुत्वीय त्वरण की दिशा के विपरीत है। और प्रश्न 4, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? जी हाँ, भार निकालने का फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू mg। यहाँ पे m का मान 10 और g का मान 9.8 रखने पर हमारा उत्तर आता है 98 न्यूटन। तो वस्तु का भार होगा 98 न्यूटन। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर इस अध्याय गुरुत्वाकर्षण का भाग 1 समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये भाग
अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही मिलेंगे इस चैप्टर के भाग 2 के साथ। धन्यवाद।